तो लास्ट क्लास में हमने केटीजी का बॉयल्स लॉ पढ़ा था, बॉयल का नियम पढ़ा था। एक्चुअल में आपको बॉयल्स लॉ पढ़ना है, चार्ल्स लॉ पढ़ना है, चार्ल्स का नियम पढ़ना है, ग्राम्स का नियम पढ़ना है, गेल-लुसेक का नियम पढ़ना है और मोल कंजर्वेशन, एवोगैड्रो लॉ, ये सब नियम हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये सभी जो नियम हैं हमारे, ये सब के सब नियम आदर्श गैस की जो समीकरण लिखी थी वहीं से निकल कर आ जाएंगे, क्योंकि कोई भी एक चीज़ कांस्टेंट होगी, बाकी चीज़ें आपको कोई भी कांस्टेंट होगी, बाकी चीज़ें आपको मिल जाएंगी कि कौन कौन सी बदल रही है, उसी के हिसाब से आप रिलेशन बना सकते हो। मैं आपको एक बार फिर से बायल्स लॉ के बारे में शॉर्ट में बताता हूँ कि बायल्स लॉ में आपने क्या पढ़ा था। भाई बायल्स लॉ में आपने ये पढ़ा था, बायल के नियम में आपने ये पढ़ा था, कुछ क्वेश्चन भी देखे थे हमने लास्ट क्लास में कि भाई पी वी बराबर कांस्टेंट मतलब नियतांक, जिसका एक ग्राफ भी बनाया था हमने P और V के बीच में, ऐसा आया था क्योंकि P इक्वल टू कॉन्स्टेंट कोई K अपॉन V बन जाएगा, ये ग्राफ बन जाएगा। लेकिन इसकी खास बात क्या थी कि टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल क्या थे, ये कांस्टेंट थे। ठीक है, अगर बहुत ध्यान से देखो तो PV बराबर nRTC निकलते हैं सब, अगर नंबर ऑफ मोल और ताप कांस्टेंट हो, क्योंकि R तो पहले से ही नियतांक है, R पहले से नियतांक है, तो नंबर ऑफ मोलों की संख्या और ताप, अगर ताप और मोलों की संख्या बिल्कुल नियत है गैस के, उसका मास, उसका द्रव्यमान नियत है, तो PV की वैल्यू कांस्टेंट होती है। इसको बोलते हैं हम बायल का नियम। इस वाले को जिस तरीके से हमने ऐसा किया कि ताप को नियत रखते हुए हमने ये वाला प्रोसेस, ये वाला प्रक्रम चलाया, तो इसको ताप को नियत रखते हुए किया हमने, ताप और n को नियत रखते हुए किया, तो ताप नियत रखा, तब हम बोलते हैं इसको समतापी प्रोसेस, समतापी प्रक्रम, समतापी प्रक्रम, ये एक समतापी प्रक्रम हुआ है ना, जैसे हम आइसोथर्मल बोल सकते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, समतापी प्रक्रम है, याद रख सकते हैं इसको। तो अब इसके ऊपर हमने कुछ ग्राफ इसके बनाए थे, कुछ और भी कंसेप्ट समझे थे। ये एक छोटी सी चीज थी जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। अब हम पढ़ते हैं चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम, चार्ल्स के नियम में क्या कांस्टेंट होगा भाई? चार्ल्स के नियम में आपके पास प्रेशर, तो अगर जैसे अपने पास PV बराबर nRT था, तो ये तो कांस्टेंट होना ही चाहिए। अगर ये भी कांस्टेंट हो जाए, यदि P व N नियत है, तो क्या होगा? तो R तो पहले से ही नियत है, लेकिन ताप और ये बदल रहा होगा, तो क्या बनेगा? V प्रोपोर्शनल टू T, V T के समानुपाती हो जाएगा, V T के समानुपाती हो जाएगा। तो इससे आप ये कह सकते हैं कि भाई चार्ल्स के नियम में अगर किसी ऐसा प्रक्रम हम यूज कर रहे हैं जिस अपने दाब को नियत रखा, ये दाब को नियत रखा, तो इस तरह का जो प्रक्रम कहलाता है वो कहलाता है समदाबी, क्योंकि इसमें हमने दाब को समान रखा। समदाबी प्रक्रम या आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस। तो यानी कि V प्रोपोर्शनल टू T आ गया, तो V1 अपॉन V2 बराबर T1 अपॉन T2, ये नियम इसमें लगा सकते हैं। और चूंकि ये कैसा समानुपाती है, इसके समानुपाती है, तो उसका मतलब कैसे ग्राफ बनेगा? तो ग्राफ भी बड़ा सिंपल बनेगा भाई, इसका ग्राफ में कोई मुश्किल नहीं। तो यहाँ पर V, यहाँ पर T, तो कैसा? अब 0 केल्विन तो लेंगे नहीं, क्योंकि 0 केल्विन को तो सब सन्नाटा में चला जाएगा, -273 डिग्री सेल्सियस। तो थोड़ा सा ऊपर टेम्परेचर की बात करते हैं, तो ये इसीलिए हम उसको ग्राफ में यहाँ पर डॉटेड लाइन दिखा देते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे ताप बढ़ रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है, वैसे वैसे ताप के साथ साथ आयतन बढ़ रहा है। लेकिन खास बात क्या है? P और N कांस्टेंट है, P और N कांस्टेंट है, नियत है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए इस प्रक्रम का नाम क्या हो गया? समदाबी प्रक्रम हो गया। ठीक है भाई। अब इसके और भी छोटे छोटे से ग्राफ देख सकते हैं आप। जैसे मान लीजिएगा अगर आपको बोला जाए
मान लो आपसे बोला पीवी ग्राफ बनाओ इसका, तो पी तो क्या है, नियत है, तो ये नहीं कि तो नियत ही बना देगा, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। ठीक है भाई, वॉल्यूम बढ़ रहा लेकिन दाब नियत है। अगर आपसे बोला जाए टीवी डायग्राम, टीवी तो वो हो चुका, अगर आपसे बोला जाए पीटी डायग्राम, तो पीटी में भी क्या है, ताप नियत है, तो ये बन जाएगा। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए भाई वीटी पी कॉन्स्टेंट आ गया, अगर आपसे बोला जाए पी और पीवी या फिर पीटी, टीवी ले लो, हाँ चलो इसको ले सकते हैं आप। हाँ, अगर आपसे ऐसा बोल दिया जाए कि भाई आपके पास दो ग्राफ है, एक V एक T, ठीक, और एक ग्राफ ये रहा, एक ग्राफ ये रहा, तो इस पे प्रेशर P1 पर बनाया, फिर प्रेशर बदला तो ये प्रेशर P2 पर बनाया, तो दो ग्राफ बना दिया, अलग अलग प्रेशर पर अलग अलग ग्राफ आएंगे। ठीक है, सवाल क्या होगा, सवाल ये है कि भाई कौन सा प्रेशर ज़्यादा है, P1 ज़्यादा है या P2 ज़्यादा है। यानी कि आप एक तरह से ऑप्शन बना सकते हैं कि P1 ग्रेटर देन P2, ऐसा हमने बायल से भी किया था, P1 लेस देन P2, C P1 इक्वल टू P2, या कोई भी नहीं, एक तो हो गई, तो इसलिए अपना डी आप मान लो नन ऑफ दीज। लेकिन इसमें से कौन सा ऑप्शन सही आएगा, कैसे डिसाइड करेंगे भाई। तो जैसे मैम ने बताया था कि भाई हमने सोचा था कि भाई इसमें क्या करो, किसी भी एक चीज़ को नियत कर लो, तो ताप को या फिर वॉल्यूम को। मान लो आपने ताप को नियत कर दिया, ताप को नियत कर दिया, तो इस पे ये वॉल्यूम आया V1 और इस पे ये वॉल्यूम आया V2। तो ताप को नियत कर दिया, यानी कि अपनी PV बराबर nRT से सोचें भाई, ताप को नियत कर दिया तो PV, अगर ताप भी नियत है, नंबर ऑफ मोल, मोलों की संख्या पहले से नियत है, तो ये पूरा कांस्टेंट आ गया, यानी कि P बदल रहे हम और V भी बदल रहा है, तो क्या बना, P प्रोपोर्शनल टू 1/V। यानी कि अगर वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, सोचो यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर इसका उल्टा, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा होगा तो प्रेशर घट रहा होगा, यानी कि अगर V1 ग्रेटर देन V2 है तो P1 लेस देन P2 आएगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि ऑप्शन आएगा B, इसका ऑप्शन आ जाएगा B कि P1 लेस देन P2। और एक छोटी सी चीज और याद रख लेंगे, एक छोटी सी चीज आप याद रख लेंगे और इसमें कि भाई आपके पास अगर मान लीजिएगा ये, वैसे तो इसकी जरूरत पड़ने वाली है नहीं, लेकिन अगर मान लो, जरूरी नहीं है कि भाई आपका डायरेक्ट V प्रोपोर्शनल T हो, डायरेक्ट ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास हो सकता है यहाँ से पास हो, ठीक, हो सकता है यहाँ से पास हो, तो फिर ये शुरू में ही V नोट क्या है, इसका वॉल्यूम है, इसका इंटरसेप्ट आ गया, और ये इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बन जाएगा, V इक्वल टू किसी टेम्परेचर पर V इक्वल टू V नॉट 1 प्लस, और आप इसको लिख सकते हैं अल्फा T या गामा T भी लिख सकते हैं। तो ये अल्फा, यहाँ पर जो आएगा टेम्परेचर, दिस इज -273, क्योंकि या तो जीरो या इससे पहले नेगेटिव ही जाएगा, और -273 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं, जिसमें अल्फा क्या कहलाता है, आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार, या इसको एक काम करो गामा लिख लो ताकि और अच्छे समझ में आ जाए, गामा लिख लो, गामा आयतन प्रसार गुणांक, जिसमें इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 1/273 पर डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रहेगी। ओके, तो ये बस याद रखने के लिए है, और इसका कोई ज़्यादा खास यूज नहीं आएगा, बट हाँ ये जो मेन है आइडल गैस के लिए, तो उसकी जरूरत ज़्यादा पड़ेगी। ओके, चलो अब मान लो कोई और चीज़ को नियत करते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं गे-लुसेक लॉ, गे-लुसेक नियम, गे-लुसेक का नियम है, ठीक है। तो गे-लुसेक नियम में क्या है भाई, जैसे PV बराबर nRT है, इसमें क्या
एक बार ताप नियत किया था, एक बार प्रेशर, तो उसमें किसे कर देंगे इसको, लेकिन नंबर ऑफ मोल गैस का द्रव्यमान कभी बदलना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई P प्रोपोर्शनल टू T होगा जब, कब होगा ऐसा, जब V एंड N नियत है। अगर ये नहीं बदल रहे हैं तो ठीक है, तो अगर ये नहीं बदल रहे हैं तो P प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा, P T के समानुपाती हो जाएगा। इस तरह के प्रोसेस को बोलते हैं आइसोकोरिक या फिर समआयतनिक प्रक्रम, आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, यानी कि यहां से क्या बना, P1 अपॉन P2 और T1 अपॉन T2, ये बन जाएगा। तो ग्राफ आप देख सकते हैं, ग्राफ कैसा बनेगा भाई, ग्राफ ऐसा बन जाएगा, P और T के बीच में ताप बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ताप बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। और इस तरीके से इसमें भी और ग्राफ बना सकते हैं। मान लीजिएगा आपको बनाना है इसमें VT ग्राफ बनाना है, तो VT में वॉल्यूम तो नियत है, तो लो जी वॉल्यूम नियत रख दिया, ताप बढ़ रहा है अगर तो बढ़ेगा, है ना। और मान लो आपको बनाना है VP ग्राफ बनाना है, तो वॉल्यूम तो वही है, नियत है, तो ये बन सकता है। तो जो भी नियत है उस हिसाब से बना सकते हैं। अगर मान लो PV इधर ले लें, इस एक्सिस पर ले लें, अगर P इधर ले लें V, तो क्या ले लेंगे, तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना कौन किस एक्सिस पर है, उस हिसाब से इसका ग्राफ बना सकते हैं। तो ये बेसिक आइडिया, हालांकि ग्राफ का हम बहुत डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि ग्राफ कैसे बनते हैं, ये किस तरीके से इनका परिवर्तन होता है एक दूसरे से, PV से, PT से, TV से। तो ये सारे कन्वर्जन का एक प्रॉपर लेक्चर उस पर लगाएंगे अच्छे से, लेकिन फिलहाल ये बेसिक है, बिल्कुल फंडामेंटल ग्राफ हैं जो आपको हमेशा याद होने चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए भी जैसे मान लीजिएगा ये यहाँ से ओरिजिन से जा रही, अगर ये ओरिजिन से ना जाए तो क्या होगा, उसके लिए भी बात कर लेते हैं। पहले इतना नोट कर लें आप। हाँ जी, जैसे इस पे क्वेश्चन, जिस तरीके का क्वेश्चन पहला हमने किया उसी तरीके का कि भाई ये P ये T, अगर मान लीजिएगा एक ये लिया, एक ये लिया, ये V1 ले लो, एक V2 ले लो, है ना, ये वॉल्यूम V1, ये वॉल्यूम V2 रखा इसमें कांस्टेंट। तो सवाल क्या होगा, समझ गए होंगे आप कि भाई V1 ग्रेटर देन V2 है, या V1 लेस देन V2 है, या V1 इक्वल टू V2 है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि भाई इन दोनों ग्राफ में किसका वॉल्यूम ज़्यादा रहा होगा। तो एक वही कंसेप्ट लगाओ, किसी भी एक को नियत कर लो। मान लो कि आपने, चलो ये नियत कर लिया, ताप ही नियत कर दिया, इसके इस ताप पर ये वॉल्यूम ये वॉल्यूम ये प्रेशर आया P2 और ये प्रेशर आया P1। तो वही गैस समीकरण से लगाओ, PV इक्वल टू nRT से सोचो। तो PV, हालांकि इसको हम प्रूफ करेंगे इसके बाद। PV हमने क्या मान लिया, ताप को नियत मान लिया, और N क्या है, पहले से ही नियत है, तो क्या बना, PV इक्वल टू कांस्टेंट, तो P प्रोपोर्शनल टू 1/V। यानी कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी कि अगर प्रेशर देखो यहाँ से यहाँ तक प्रेशर P1 पे ज़्यादा था और P2 पे प्रेशर कम हो गया, तो अगर प्रेशर कम हुआ तो वॉल्यूम बढ़ गया होगा। सीधी सी बात है, अगर प्रेशर कम हुआ होगा तो वॉल्यूम बढ़ गया होगा। P1 ज़्यादा था, P2 कम हो गया, तो यानी कि आप कह सकते हैं क्योंकि P1 ग्रेटर देन P2, सो V1 लेस देन V2। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही आया, इसका ऑप्शन आ गया ये वाला, V1 लेस देन V2 वाला। ओके, इस तरीके से आप इसको डिसाइड कर सकते हैं। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि एक समीकरण आपकी ये भी बन जाती है, अगर इक्वेशन यहाँ पर है तो -273, और तो फिर आपके लिए बन जाएगा ये P इक्वल टू P0 1 प्लस बीटा T, जिसमें बीटा क्या है, दाब प्रसार गुणांक। थैंक यू सो मच प्यारे स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर देख करके लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे लिंक को क्लिक करें, अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो स्टूडेंट्स डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल के लिए भी इच्छुक हैं, वो हमारे प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि इनकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है नहीं,
चलो आइडियल गैस समीकरण हमने पढ़ी है, इसका हम प्रूफ कर देखते हैं क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है और चैप्टर पूरा का पूरा आइडियल गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण पर ही आधारित है। तो इसलिए आदर्श गैस समीकरण को प्रूफ कर लेते हैं और इसको अच्छे से समझेंगे कि इसमें कौन चीज़ क्या है और कैसे इसको हम यूज करते हैं। चलो जी, तो हेडिंग डाल लीजिएगा आदर्श गैस समीकरण। आपको पता ही है इनके पीवी बराबर एनआरटी, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है भाई, तो कैसे प्रूफ करेंगे देखो भाई, जैसे किसी कंटेनर में या किसी सिलेंडर में आपने कोई गैस भरी हुई है, ये पिस्टन है, इस पर ये पिस्टन लगा हुआ है, इसका प्रेशर शुरू में P1 है, वॉल्यूम V1 है और ताप T1 है, इतना है। तो हमने इसमें थोड़ा थोड़ा सा चेंज करेंगे। मान लीजिएगा हम इसको धीरे 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 दबाएं, ठीक है, तो प्रेशर बदलेगा P1 से P2, लेकिन किस कंडीशन में? तो पहले हमने क्या लगाया, बॉयल्स का नियम, बॉयल के नियम से क्या करा, ताप को नियत रखा, धीरे धीरे ताप को नियत, धीरे धीरे, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, P1 से प्रेशर P2 हो जाएगा और V1 से वॉल्यूम V1 डैश हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम V1 से V1 डैश हो गया, लेकिन टेम्परेचर क्या रखा, T को T1 ही रखा, ताप में कोई चेंज नहीं किया, ताप में कोई चेंज नहीं किया। तो इसका मतलब भाई फिर हमारा कौन सा नियम लग गया, PV बराबर nRT वाला। तो PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाला, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो क्या बना, P1 V1 बराबर P2 V1 डैश। तो यहाँ से V1 डैश की वैल्यू आ गई कितनी, P1 V1 अपॉन P2, यानी कि आपने इस प्रोसेस को यहाँ से क्या कर दिया, ताप को नियत रखते हुए आपने इसका वॉल्यूम बदल दिया, प्रेशर V2 हो गया, वॉल्यूम V1 डैश हो गया और ताप T1 ही रखा, ताप T1 ही रखा आपने, है ना। तो ये वॉल्यूम की कंडीशन ही आ गई। अब हमने क्या सोचा कि भाई ठीक है, ताप को बदल के देखते हैं, लेकिन इस बार दाब नहीं बदलते, ताप बदल देंगे। तो ताप को नियत रखते हुए यानी कि चार्ल्स का नियम लगा देंगे। कौन सा नियम लगा देंगे, ताप को नियत रखते हुए दाब को नियत रखते हुए चार्ल्स का नियम। तो चार्ल्स के नियम से, चार्ल्स के नियम से क्या करेंगे, चार्ल्स के नियम से हमने दाब को P1 जो P था वो P2 को नियत रखा, इसका दाब में कोई परिवर्तन नहीं किया। चलो जो दाब में परिवर्तन नहीं करेंगे तो वॉल्यूम V1 डैश से कुछ बदल गया, मान लो V2 हो गया, ताप T1 से बदल करके T2 हो गया। ठीक है, तो V1 अपॉन V1 डैश अपॉन V2 बराबर T1 अपॉन T2। तो यहाँ से हमारे पास V1 डैश की वैल्यू फिर से आ गई, T1 V2 अपॉन T2। इसे समीकरण नंबर 2 मान लो, इसे समीकरण नंबर 1 मान लो। तो एक समीकरण से और 2 समीकरण से आप देख सकते हो दोनों वैल्यू बराबर होंगे। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से इक्वेट करने पर, समान रखने पर, V1 डैश की वैल्यू को समान रख दिया तो क्या आया भाई, यहाँ से बराबर रखा P1 V1 अपॉन P2, P1 V1 अपॉन P2 बराबर यहाँ से T1 V2 अपॉन T2। चलो ये इस तरह की इक्वेशन आ गई। इससे क्या फ़ायदा होगा भाई, इससे फायदा होगा कि भाई P1 V1, अगर मैं T1 को नीचे ले आऊँ और ये P2 को उधर ले जाऊँ तो P2 V2 अपॉन T2, यानी कि ये तीनों P1 V1 T1 का जो आंसर आया वही P2 V2 T2 को आया। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये कांस्टेंट आ गया, एक नियतांक आ गया, एक
नियतांक आ गया। इस नियतांक को नाम देते हैं आर, इस नियतांक को नाम देते हैं आर, यानी कि पी वी अपॉन टी बराबर आर। ठीक, पी वी टी बराबर आर। अगर मान लो इसमें 1 मोल गैस भर रही है, ठीक है, तो ये आर कितना होता है, तो 1 मोल गैस के लिए, 1 मोल गैस के लिए एनटीपी पर, एनटीपी समझते हो, नॉर्मल ताप और दाब पर, सामान्य ताप और दाब, ये कितना होता है भाई, 0 डिग्री सेल्सियस तो होता है ताप, ताप तो कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और दाब कितना होता है 1 एटमॉस्फेयर, यानी कि 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। ठीक है, ये नॉर्मल ताप और दाब होता है, जिसको हम 273 केल्विन भी कह सकते हैं, ये हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड ताप और दाब पर। ठीक है भाई, और 1 मोल गैस के लिए बात कर रहे हैं, तो 1 मोल गैस के लिए वॉल्यूम कितना हो जाएगा 22.4 लीटर। किसी भी गैस का, दुनिया की कोई भी गैस है, उसके 1 मोल का ताप, 1 मोल का आयतन हमेशा 22.4 लीटर होता है एनटीपी पर, नॉर्मल ताप और दाब पर। नॉर्मल ताप और दाब पर ले आओ कोई भी गैस को, उसका 1 मोल लेंगे तो 22.4 लीटर ये आयतन आएगा। यही एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी है, लेकिन ये हमने यहाँ पर ले लिया, अब इसको किस में कन्वर्ट कर लिया 22.4 लीटर को, 22.4 लीटर इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। भाई 1 मोल गैस की बात कर रहे हैं, 1 मोल गैस के लिए हमने क्या करा है, सबकी वैल्यू निकालते हैं। तो P की वैल्यू कितनी है, ये रखो, तो ये आ गया 1.013 इंटू 10 की पावर 5। V की वैल्यूम कितनी 22.4 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन T की वैल्यू कितनी 273 केल्विन बराबर R। तो ये सारा सोल्व कर लेने पर जब आप देखेंगे तो आएगा 8.31, और इसकी यूनिट देखो, इसकी यूनिट आ जाएगी जूल पर मोल पर केल्विन। ये आंसर आपको याद भी रखना है ना। अच्छा, यूनिट का क्या है, देखो, जो प्रेशर इंटू वॉल्यूम, दाब इंटू आयतन, ये होता है वर्क। दाब और आयतन को जो मल्टीप्लाई करते हैं ये वर्क होता है, चाहे तो याद रख लो, या फोर्स अपॉन एरिया कर लो। अगर आप इसकी यूनिट निकालना चाह रहे हो, आर की यूनिट क्या हो गई पीवी अपॉन टी से, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये होता है वर्क, ये क्या होता है कार्य। जब ये कार्य होता है तो जूल पर केल्विन, लेकिन कितने मोल के लिए 1 मोल के लिए, तो 1 मोल के लिए तो पर मोल। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर अगर आपको कन्फ्यूजन होता है कि भाई ये कार्य कैसे होता है, ये जो P इंटू वी होता है ये कार्य के बराबर कैसे, तो ये बल बटे क्षेत्रफल इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब आपको एरिया इंटू लेंथ, एरिया से एरिया कट गया तो फोर्स इंटू लेंथ, ये क्या बन गया, ये बन गया आपका वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये कार्य बन गया, और कार्य बनेगा तो उसकी यूनिट क्या बन गई जूल। तो इसे समझने के लिए कि भाई यहाँ P इंटू वी कार्य होता है। हालांकि हम इस पर कार्य वाली बात हम थर्मोडायनेमिक्स में, ऊष्मागतिकी में अच्छे से डिटेल से करेंगे, लेकिन इसकी यूनिट को निकालने के लिए जूल पर केल्विन पर मोल ले लेंगे, और 1 मोल के लिए हमने इसका आंसर निकाला, ये होता है 8.31। ये आपका सार्वत्रिक नियतांक है सभी गैसों के लिए। ये कैसा नियतांक है, सार्वत्रिक नियतांक, यानी कि ये बदलने वाला नहीं है। दुनिया की कोई भी गैस हो, हर गैस के लिए ये वैल्यू कभी भी नहीं बदलेगी, तो इसलिए इस वैल्यू को हमेशा याद रखेंगे। और ये आप इसी से आप कह सकते हैं अब आगे कि भाई हमारे पास जो गैस की समीकरण क्या बन गई, आर के एल तो फिक्स हो ही गई, आर के एल तो फिक्स हो गई, तो पी वी बराबर आर टी लिख सकते हैं। यहां से टी को उधर ले जाओ, दिस इज फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए। n मोल के लिए, अगर n मोल की बात करें, n मोल के लिए कितना होगा, 1 मोल के लिए बात की तो 1 मोल का आंसर तो यह आया। जब 2 मोल की बात करेंगे तो 2 आर आएगा, 3 मोल की बात करेंगे तो 3 आर आएगा, 4 मोल की बात करेंगे 4, n मोल की बात करेंगे तो n आर आ जाएगा। पी वी इक्वल टू आर की वैल्यू एन आर इंटू टी आ जाएगी। ठीक है भाई, 1 मोल के लिए निकाला ना, 1 मोल गैस के लिए आए वॉल्यूम इतना,
सारी वैल्यू आकर के आ गई। 2 मोल के लिए करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मोल के लिए करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, और 4 मोल के लिए करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, n मोल के लिए करेंगे तो n से गुणा हो जाएगी। तो n से गुणा हो जाने के बाद PV बराबर nRT हमारी इस तरीके से प्रूफ हो जाती है। और ये आपको अब याद रखनी, इसी पर हम बहुत सारी प्रॉब्लम करने वाले हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भैया R की वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है 8.31, है ना। अच्छा, इसके और भी वैल्यूज हो सकती हैं, और भी मान हो सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या हो सकते हैं और किस तरीके के इसके फॉर्मेट होते हैं। और जैसे R की वैल्यू आपने निकाली, R की वैल्यू कितनी आ गई 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक, अगर आप देखें ध्यान से तो 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं 4.18 या 4.2 जूल ये होता है। तो अगर मैं इसको कैलोरी में भी दे देता है कभी कभी, तो इसको क्या करना पड़ेगा 8.31 को 4.18 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगी कैलोरी पर मोल केल्विन। अच्छा, ये देखो ये लगभग इसका डबल है, तो लगभग वैसे तो आता है 1.999 कैलोरी पर मोल केल्विन, लेकिन ये लगभग हम क्या मान सकते हैं 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। तो ये भी अच्छे से याद रखेंगे भाई। हालांकि हमें सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पर इसकी, है ना। लेकिन अगर ऐसे भी दिया हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि भाई R की वैल्यू 2 कैलोरी पर मोल केल्विन भी हो सकती है ना। और भी इसकी यूनिट रख सकते हैं अगर बहुत ध्यान से देखो आप। मैंने भी यहाँ पे आपको बताया कि आपके लिए जो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर की बात की, सामान्य ताप तथा दाब NTP पर जो बात की, तो उसके लिए R को मैंने लिखा PV/T। अगर मैं इसकी यूनिट एटमॉस्फेयर ले लूँ, एटमॉस्फेयर, और इसकी यूनिट लीटर ले लूँ और इसकी यूनिट केल्विन, तो एटमॉस्फेयर यूनिट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर वैल्यू के साथ रखते हैं, चलो 1 एटमॉस्फेयर यानी कि एटमॉस्फेयर लीटर पर केल्विन पर मोल भी 1 मोल के लिए, ठीक है। यानी कि 1 एटमॉस्फेयर और 22.4 लीटर अपॉन पर मोल के लिए बात कर रहे हैं, तो दिस इज फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए 1 मोल की बात कर रहे हैं। ताप कितना 273 केल्विन। जब इसे सोल्व कर लिया जाएगा तो ये सोल्व कर लेने पर आता है 0.08205, यानी कि यूनिट क्या आ गई एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल। प्यारे बच्चों, हमें रोज कमेंट्स के माध्यम से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमें इस टॉपिक के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें या इस टॉपिक के वीडियो को समझाएं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हमने डाले हुए हैं उसके नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने ज़्यादातर वीडियो लेक्चर को ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो जिस लेक्चर की आप डिमांड कर रहे हैं वो लेक्चर आपको पॉसिबली वहां पर मिल जाएंगे। केल्विन, तो ये भी इसकी एक यूनिट होती है जिसको हम कभी कभी यूज कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में किस तरीके का उसने दिया हुआ है, लेकिन बात उसका मीनिंग जो होगा दोनों का सेम होगा, एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल केल्विन। तो ये कंफ्यूजन नहीं करना कि भाई R की इतनी सारी वैल्यू कहाँ से आ गई, ये सब यूनिट का कन्वर्जन हो रहा है। लेकिन फिर कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाली यूनिट कौन सी है, R बराबर 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। सबसे ज़्यादा काम ये वाली यूनिट आएगी। कहीं कहीं आप देखोगे तो ये भी लिखा हुआ मिलेगा, तो उसका मतलब भी वही है, बस उसको उसने यूनिट्स का कन्वर्जन कर दिया। तो इसलिए उसमें आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। अब गैस समीकरण की कुछ और भी इसमें फॉर्म्स होती हैं, अलग अलग तरीके से इसको लिख देते हैं, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं करना। उसमें 2-3 तरीके से इसको लिखा जाता है, वो भी लिख लेते हैं। आदर्श गैस समीकरण के दूसरे रूप या प्रारूप, ठीक। क्या क्या है भाई, पहला तो अपने क्या पढ़ा, क्या PV बराबर nRT पढ़ लिया, यस। तो एक और लिख लेते हैं n को लिख सकते हैं गैस का द्रव्यमान बटे मॉलिक्यूलर मास, उसका अणुभार। वॉल्यूम नीचे लिया है RT। और अगर बहुत ध्यान से देखो
ये देखो बहुत ध्यान से, द्रव्यमान बटा आयतन क्या होता है, घनत्व, तो P बराबर रो आर टी बाई एम, P बराबर रो आर टी बाई एम। तो एक इसकी फॉर्म ये आ गई, लेकिन ध्यान ये रखना है ये क्या है, ये अणुभार है और इसकी यूनिट किस में आ रही, ग्राम में, तो इसको किस में कन्वर्ट करना है हमें, किलोग्राम में। ठीक है, तो किलोग्राम में लेना है इसको, वैसे ये गलती मत करना क्योंकि किलोग्राम में लेना जरूरी है, नहीं तो फिर ये आंसर, ठीक है। तो ये किलोग्राम में लेना ना भूलें, लेना ना भूलें, तो याद रखें क्योंकि ये ग्राम में ले लोगे सारी यूनिट आपके ऐसा सिस्टम होगी, ग्राम में ले लोगे क्योंकि हमें अणुभार ग्राम में याद होते हैं, तो इसका ध्यान रखें कि किलोग्राम में लेना है। ठीक है भाई। अच्छा, दूसरी फॉर्म क्या होती है, हमने अभी पढ़ा है पीवी बराबर एनआरटी, ठीक, तो पीवी बराबर इसको लिख लेंगे, अगर मान लो कुल एन क्या है, कुल अणु है, कुल गैस के अणु, और स्मॉल एम क्या है, एक अणु का द्रव्यमान। इसमें कंफ्यूजन नहीं करना भाई, द्रव्यमान, एक अणु का द्रव्यमान अलग चीज होती है, अणुभार अलग चीज होती है, ठीक है। और एम गैस क्या था, एम गैस क्या है, सभी अणुओं का भार, सभी अणुओं का द्रव्यमान, यानी कि गैस का कुल द्रव्यमान, गैस का कुल द्रव्यमान है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना, हमने एम को मान लिया एक अणु का, तो स्मॉल एम को लिखा हमने एम गैस अपॉन कैपिटल एम इंटू आर टी। एम गैस का मतलब एक अणु का द्रव्यमान स्मॉल एम, एन अणु है तो क्या एम गैस का मतलब लिख सकते हैं एम इंटू एन, सारी गैस का, ठीक। और एक अणु का द्रव्यमान कितना है, अच्छा एन भी होता है एक, एन क्या होता है भाई, एन होता है आपका 6.023 इंटू 10 की पावर 23 अणुओं का, इतने अणु मतलब इतने अणु के, एक अणु का इतना तो इतने अणु होगा, वो क्या होता है, एक अणुभार जितना होता है उसके बराबर इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं भैया। बात करें तो m बराबर जो होता है एक अणु का द्रव्यमान इतना, तो एक मोल में इतने अणु होते हैं और एक मोल में जो अणु होते हैं उनका जो भार होता है वही अणुभार होता है, यानी कि m इंटू एन, तो ये आ गया। और ये आप क्या लिख सकते हैं, स्मॉल m इंटू कैपिटल N। तो ये कंफ्यूजन नहीं करना कि क्या मतलब है, ये अणुभार के बराबर आएगा। स्मॉल m का मतलब एक अणु का भार, कैपिटल N का मतलब सारे अणुओं की संख्या, मल्टीप्लाई कर दो सारी गैस का जाएगा। और ये Na का मतलब एवोगैड्रो संख्या, एक अणु का भार पता है Na से मल्टीप्लाई करके जो अणु का भार आएगा वो क्या आएगा, अणुभार के बराबर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई m इंटू Na आर टी अपॉन कैपिटल M को m इंटू Na, तो ये कट जाएगा। तो ये ध्यान से देखो, ये जो बना ये, इसको एक नया कांस्टेंट नाम देते हैं Kb, जिसे हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या नाम देंगे, बोल्ट्जमैन नियतांक। तो ये बोल्ट्जमैन नियतांक की वैल्यू क्या है बोल्ट्जमैन नियतांक की वैल्यू क्या है, Pv इक्वल टू कैपिटल N KBT। Kb क्या है, Kb है आपका R अपॉन N। R की वैल्यू भी आपको पता है 8.31 जूल पर मोल केल्विन। Na की वैल्यू भी पता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पर मोल। ये तो होती है, मोल से मोल तो कट जाएगा, इसलिए इसकी जो वैल्यू आती है 1.38 इंटू 10 की पावर -23 जूल पर केल्विन। मोल से मोल कट गया, तो ये Kb की जो वैल्यू है ये आपको याद रखनी है। वैसे दी रहती है सभी नियतांकों की वैल्यू, लेकिन याद भी रख लेंगे तो कोई बुराई नहीं है। तो ये बोल्ट्जमैन नियतांक कहलाता है। और ये बोल्ट्जमैन नियतांक की फॉर्म में, अब इसमें फर्क क्या है देखो, Pv बराबर nRT में तो स्मॉल n क्या था, नंबर ऑफ मोल्स थे, ये क्या है कुल अणु, तो एक तो था ये, यहाँ पर ये क्या है कुल अणुओं की संख्या,
और अगर मैं बात करता हूं पीवी बराबर एनआरटी की, कुल मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, तो अणुओं की संख्या और मोलों की संख्या फॉर्मेट एक जैसा से लगता है, पीवी बराबर एनकेटी और पीवी बराबर एनआरटी, लेकिन दोनों में अंतर है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, है ना। अभी जो आर है, आर की यूनिट हमने निकाल ली थी, लेकिन आर की और के की डायमेंशन की बात भी कर लेते हैं। जैसे अगर के की डायमेंशन की बात करें अंदर हम, तो क्या है जूल पर केल्विन, तो डायमेंशन जूल का मतलब ml2 T-2, इसकी डायमेंशन, इसकी वीमा क्या होगी जूल पर, जूल के लिए हिसाब से तो क्या है ml2 T-2, और अपॉन में केल्विन है, केल्विन का मतलब आप थीटा के नीचे थीटा लिख लेंगे, तो क्या बन जाएगा ml2 T-2 और थीटा की पावर -1, तो ये इसकी वीमा आ गई। और अगर आर की वीमा की बात करें भाई, आर की वीमा की बात करें तो वो क्या थी, जूल पर मोल पर केल्विन, तो बस एक मोल आ जाएगा इसमें, यानी कि ml2T-2 अपॉन मोल और थीटा -1, यानी कि इनके डायमेंशन में बस मोल का अंतर है, तो यानी कि ml2T-2 थीटा -1, ये ताप के लिए आती है इसमें बीमा, और मोल -1, इस तरीके से इनकी बीमा भी पूछी जाती है, तो बीमा को इस तरह निकालते हैं। तो ये बीमा वाला चैप्टर तो खैर पूरी फिजिक्स में चलता रहेगा, जहाँ जहाँ पे भी आप आगे बढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे सब चीज़ें आती रहेंगी कि अच्छा इसको ऐसे निकालते हैं। जब आपने शुरू में बीमा वाला चैप्टर पढ़ा था तो आपको समझ नहीं आता ये होते क्या है, लेकिन आज आपको पूरी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी, तो आप निकाल सकते हो कि इसकी बीमा, द्रव्य, इसकी यूनिट, उसकी इकाई, सब कुछ आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। फिर ध्यान रखें, मैं इसको बता दूँ कि भाई Na होता है एक मोल का अणुओं की संख्या, है ना, और n कुल, स्मॉल n, m एक अणु का द्रव्यमान, m गैस का मतलब सभी अणुओं का द्रव्यमान, यानी कि पूरी गैस का द्रव्यमान, तो अणु भार को लिख सकते हैं m × Na और पूरे भार को लिख सकते हैं m × n, तो बस उसको यहाँ पे रख दिया, NKBT की फॉर्म आ गई। तो ये अलग अलग फॉर्मेट है, बेसिकली आपको हर तरीके से इसमें लिखा मिल जाएगा, ठीक है। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, आदर्श गैस समीकरण पर ही कुछ सवालों को देखते हैं, अच्छे सवाल करते हैं कुछ। हमने आदर्श गैस समीकरण को प्रूफ कर लिया है, आदर्श गैस समीकरण के ऊपर प्रॉब्लम्स देखते हैं अब। हाँ जी, पहला सवाल देखें, सिंपल बिल्कुल, टेन की पावर 26 अणु प्रति मीटर क्यूब, अणु प्रति मीटर क्यूब है, ये दिया हुआ है। ये किसी कंटेनर में है, किसी बर्तन में है, एट किस ताप पर, 127 डिग्री ताप पर किसी बर्तन में है, किसी बर्तन में है। तो बर्तन का दाब बताइए, बर्तन में गैस का दाब बताना, क्या कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए भाई। अब जो भी डाटा दिया हुआ है इसको लिख लो, क्या मुझे ताप पता है, यस 127 प्लस 273, ध्यान रखें केल्विन में लेना है, तो कितना आ गया 400 केल्विन, 400 केल्विन आ गया। और भाई मुझे क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ अणु पर मीटर क्यूब, अगर आप वो देखें तो अणुओं की संख्या दे रखी, तो अणुओं की संख्या से संबंधित कौन सा फॉर्मूला है, ये तो हमारा अभी पढ़ा था हमने, पीवी बराबर एनकेटी, एनकेबीटी बोल सकते थे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते थे इसको। ये कौन सा था नियतांक, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट या फिर नियतांक, अभी तो पढ़ा है बोल्ट्जमैन नियतांक। तो P बराबर N/V KT। अच्छा ये क्या दिया हुआ है, ये अणु और ये वॉल्यूम, तो इनके N/V की वैल्यू दे दी डायरेक्ट, तो N/V की वैल्यू दे दी 10 की पावर 26 अणु प्रति मीटर क्यूब। तो बस अब वैल्यू रखो आराम से, तो ये कितना 10 की पावर 26, 1.38 इंटू 10 की पावर -23 इंटू 400। अब इसे सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आपका आ जाएगा लगभग 5.52 इंटू 10 की पावर 3 पास्कल। तो कहने का मतलब ये है कि बस आपको ये ध्यान रखना है कि भाई वैसे तो कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हो बदलने के लिए, लेकिन एग्जैक्टली याद रख लो तो ज़्यादा आसान पड़ेगा।
तो आपको ये सब आसान, इसमें जिस तरह का भी डाटा दिया हो उसी के हिसाब से आप उसको चेंज कर लेंगे क्वेश्चन को। तो मान लीजिएगा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक ऐसा ओपन कंटेनर है, ये क्या है, खुला बर्तन, खुला बर्तन है, इसमें आपके पास T बराबर 60 डिग्री पर हवा है, T बराबर 60 डिग्री पर हवा भरी हुई है, ठीक है। तो किस ताप पर हवा 1/4 रह जाएगी? किस ताप पर हवा 1/4 रह जाएगी, ये पूछा है। या 1/4 हवा बाहर निकल जाएगी। चलो ऐसा कर लो, निकल जाएगी। किस ताप पर हवा 1/4 1/4 जितनी भी हवा थी उसकी 1/4 हवा बाहर निकल जाएगी। तो बहुत ध्यान से देखो, तो बाहर का तो जो दाब है वो तो P0 है, एटमॉस्फेयर का है, तो दाब तो नहीं बदल रहा, दाब तो हवा का जो ऊपर दाब है तो जो तो रहेगा, यानी कि दाब क्या नियत है, यानी कि इसमें जो है दाब नियत रहेगा, दाब तो बदल नहीं रहा, क्योंकि खुला हुआ, जब खुला बर्तन होता है तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर ही रहेगा इसके ऊपर और वो अपना नियत है। यानी कि हमारा कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, तो क्या V प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि चार्ल्स, ये कौन सा लग गया अपने पास, गैस-लुसैक लॉ लग गया। तो V1/T1 बराबर V1/V2 बराबर T1/T2, ये लगा दिया। तो T1 कितना है भाई, 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री का मतलब 60 प्लस 273, ये डिग्री सेल्सियस था, इसमें जोड़ दिया तो ये कितना आ गया, 273 जोड़ने पर 333। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे आपके साथी, आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त और विद्यार्थी हैं उन तक भी ये वीडियो लेक्चर पहुंच जाएंगे, ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इतना प्यार और इतना स्नेह देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है, और आपके इस प्यार के कारण, इस मोटिवेशन से ही हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। लेकिन ध्यान रखें, ये सी गलती, इस बात ध्यान रखें कि हमारा दाब तो नियत है, लेकिन हवा का द्रव्यमान क्या हो गया, बदल गया। अगर हवा का द्रव्यमान बदल गया तो इसका मतलब अब इसमें ये वाला नियम नहीं लगेगा, तो ये गलती ना करें। तो क्या करना भाई इसमें अगर हम इस क्वेश्चन से देखें P बराबर nRT से, तो क्या दाब नियत है, यस। क्या वॉल्यूम भी इसका जितना था, भाई इसका कंटेनर में जितनी हवा थी वो वॉल्यूम तो अपना उतना ही रहेगा, तो ये भी नियत है वॉल्यूम, क्योंकि कंटेनर के, बर्तन के आयतन के बराबर ही गैस या हवा का आयतन इसमें रहेगा। लेकिन बदला क्या, ये बदल गया, क्योंकि इसमें संख्या बदल गई अणुओं की, इसका मतलब उसके भार बदल गया, और भार बदल गया तो नंबर ऑफ मोल्स जो है बदल गए, और ताप बदल गया, ये अपना नियत है, तो ये भी बदल गया। तो सब चीजें ये अपनी नियत है, ये सब क्या है, कांस्टेंट। तो कौन कौन बदला, P, V और R तो कांस्टेंट, बदला कौन, N और T। तो N इंटू टी क्या हुआ, कांस्टेंट कह सकते हैं भाई, N इंटू टी बराबर बोल सकते हैं PV/R। ये पूरा का पूरा इस सवाल में क्या हुआ, नियत। तो कहने का मतलब ये है कि जो नियम हमने पढ़े वो तो है ही, लेकिन उनके अलावा भी कोई भी नियम बन सकता है, डिपेंड करेगा कि क्या बदल रहा है, क्या नियत है। तो यहाँ पर N इंटू टी, ताप बदल गया, ताप बदलने से कुछ गैस बाहर निकलेगी, दाब वही है, बर्तन का जो वॉल्यूम होगा वो भी नियत है। इसका मतलब N1T1 बराबर N2T2, ये नियम लगाना पड़ेगा इसमें। तो एक अच्छा सवाल है ये, इसको ध्यान रखें। जो गलती मैं इससे पहले कर सकता था वो होनी नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि उस गलती से आप ध्यान ये नहीं रखेंगे कि भाई अपना जो गैस का भार है वो भी नियत रखना है। जितने भी हमने नियम पढ़े, बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ या फिर अपने गैस-लुसैक लॉ, इन तीनों नियमों में हमने गैस का भार नियत रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे तो गैस का द्रव्यमान या हवा का द्रव्यमान बदल रहा है, तो हमें उस हिसाब से फिर सोचना पड़ेगा भाई क्या ताप स्थिर है, नहीं ताप स्थिर नहीं है, क्या वॉल्यूम स्थिर है, यस, क्या दाब स्थिर है, यस। तो जो स्थिर है उन्हें हटा दो, जो बदल रहे हैं उनमें ले लो। तो N1 कितने, मान लो N1 में
ऐसा मान लो कि N1 आपके N थे, ठीक, तो N2 कितना आ जाएगा, N2 कितना, तो N2 देखो इसने बोला 1/4 बाहर निकल गई तो बची कितनी, N माइनस N बाई 4, 3N/4 ये बच गई इसके अंदर, तो लगा दो क्योंकि ये तो वो वाले हैं ना जो उसके अंदर बचेंगे, N1 N 333, N2 3N/4 इंटू T2, बस उड़ा दो, यानी कि T2 बराबर 444 केल्विन। ध्यान रखें यूनिट का, अगर आंसर केल्विन में दिया हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर हो सकता है आपको डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो क्या करो, 444 में से 273 डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा आंसर, से माइनस कर दो और ये कितना जाएगा, 4 माइनस 3 1, 14 माइनस 7 7, और यहाँ 3 बचा, 3 में से 2 गया 1, इतने 171 डिग्री सेल्सियस ये आंसर आ गया। ओके, तो इस तरीके से आप सोचना का वाला बात यह है कि क्या बदल रहा है, क्या नियत है, ये आपको दिमाग लगाना है। ओके, और गैस समीकरण पर प्रॉब्लम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपको दिया हुआ है कि भाई कोई बर्तन है, ठीक है, बंद है, इस बार बंद होने का मतलब आयतन नियत हो गया, बंद है, बंद बर्तन, इसके ताप में 1 केल्विन की वृद्धि कर दी, 1 केल्विन की वृद्धि कर दी, ठीक है भाई। तो दाब में 0.2% की वृद्धि हो गई, इतनी वृद्धि हो गई, ठीक है। अब कह रहा है कि ताप बताओ कितना है, सवाल समझ में आ गया होगा, इसमें गैस भर रही भी है, सॉल्यूशन करते हैं। सवाल में ये बोला है कि भाई इसका V तो कांस्टेंट है, तो जाहिर सी बात है V नियत है, ताप बदलेंगे तो प्रेशर बदलेगा, यानी कि V नियत है। अब इसमें गैस में से अणुओं की संख्या भी कम नहीं हो रही, जितने होंगे उतने रहेंगे अंदर, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर V एंड N कांस्टेंट है, और V एंड N कांस्टेंट है तो P प्रोपोर्शनल टू T, और यहाँ पर आप बोल सकते हैं P1 अपॉन T1, P1 अपॉन P2 बराबर T1 अपॉन T2। जब इतनी कम परसेंटेज की वृद्धि हो तो आप इसको अच्छे से करने का तरीका, सबसे बड़ा तरीका क्या होता है, अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू कोई कांस्टेंट इंटू T, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dP अपॉन P इक्वल टू dt अपॉन T, इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज चेंज, इंटू 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये दिया हुआ है हमें, ये देने का मतलब dP अपॉन dt, dP अपॉन dP इंटू 100 की वैल्यू 0.2 दी हुई है, ठीक, तो यहाँ पर लिख देंगे 0.2। अच्छा, इसमें कितने की वृद्धि की, ताप में 1 की, तो ये 1, ये T इंटू 100, तो T कितना आ गया भाई, 100 बाई 0.2, इसको डाल देंगे तो आ जाएगा 500 केल्विन, यानी कि उसका ताप 500 केल्विन था, ठीक है। ये एक तरीका हो गया उसको करने का, यही अच्छा तरीका होता है जब परसेंटेज चेंज या प्रतिशत त्रुटि बहुत कम दी होती है, तो ये सबसे तरीका होता है, लगभग 5% तक की एरर में ऐसा कर लेना चाहिए। लेकिन इसको, इस सवाल को, इस पर्टिकुलर सवाल में आप डायरेक्ट भी करना चाहो डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे मान लो मैं इसका एक और मेथड बताता हूँ, अगर आप इसमें इसी को जिस तरीके से भी कर सकते हैं आप, कि भाई आपने क्या करा, P1 अपॉन P2 बराबर T1 अपॉन T2, ये तो P1 कितना, मान लो P है, तो P2 कितना, P प्लस 0.2 P अपॉन 100, इसका इतने परसेंट, यानी कि 1.002 P, ये P2 आ गया, और T1 कितना T, और T2 कितना T प्लस 1, केल्विन में ले लिया, तो वैल्यू रख दो यहाँ पे, P1 P 1.002 P, T1 1 केल्विन, T केल्विन,
और T2 T+1, ये उड़ गया इससे। लेकिन ये बेस्ट तरीका होता है परसेंटेज एरर वाले में, ये वाला है ना। तो T+1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा बराबर 1.002 T, इसको उधर ले जाएंगे तो कितना आएगा 0.002 T बराबर 1 और T बराबर 1/002 बराबर 0.0/2 है ना। तो इससे कट गया तो ये आ गया 500 कैलोरी। ऐसे भी कर सकते हैं, क्लियर। डिग्री सेल्सियस में करना चाहते हो तो 273 को माइनस कर दो। तो ये इसमें किसी से भी तरीके से कर सकते हैं आप इस सवाल को, ठीक है। और इसके कुछ क्वेश्चंस देखो। चलो देखो, मान लो आपको दिया हुआ है किसी बर्तन में कोई लिक्विड भरा हुआ है। यहाँ पे क्या है, ये बुलबुला है, एक बुलबुला है जिसका जो आयतन है 1 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक, 1 सेंटीमीटर क्यूब है। यहां से यहां तक की ऊंचाई 400 सेंटीमीटर है। जब ये यहां से यहां पहुंचा तो इसका आयतन बढ़ गया V2, आपको निकालना है, ठीक है। यहां पर जो ताप है T1 वो दे रखा है आपको 12 डिग्री सेल्सियस और यहां पर वातावरण का ताप दे रखा है आपको 35 डिग्री सेल्सियस। ये हवा का बुलबुला है। यहां पर जो दाब है ये हम निकाल सकते हैं, कितना दाब होगा यहाँ पर, है ना, वो P1 है। लेकिन यहाँ पर जो P2 है एटमॉस्फेयर का होगा तो 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। जो डेटा दिया है पहले मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें एक चीज आती है पृष्ठ तनाव, उसकी जरूरत नहीं है, लिक्विड का होता है। पृष्ठ तनाव अभी दिया हुआ नहीं है इसमें, उसकी जरूरत नहीं है। खैर अभी तो हम बात ये कर रहे हैं कि भाई एक हवा का बुलबुला है जो कि यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक जाने में इसके आयतन में वृद्धि हो गई। आयतन में वृद्धि क्यों हुई, आपको पता है कि किसी भी गहराई पे दाब ज़्यादा होता है तो गहराई से ऊपर जाते हैं तो दाब की कमी होती जाएगी और दाब कम होगा तो इसका आयतन बढ़ता चला जाएगा। लेकिन आयतन भी बढ़ रहा है, दाब भी बदल रहा है और ताप भी बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। अगर सब कुछ बदल रहा है लेकिन इसके अंदर के जो हवा के पार्टिकल थे, बुलबुला किसका है, हवा का, तो हवा के जो पार्टिकल थे वो फिक्स रहे। यानी कि अगर मैं PV बराबर nRT की बात करूं तो PV/T बराबर nR। इस बार ये नियत है, ताप भी बदल रहा है, ये है इस बार नियत। तो ये आपको सवाल में देखना है कि क्या बदल रहा है। यानी कि इस बार इसमें इक्वेशन लग जाएगी P1V1/T1 बराबर P2V2/T2। क्या मुझे T1 पता है, यस। क्या T2 पता है, यस। क्या मुझे P1 पता है, P1 इतनी गहराई के कारण है, H दिया हुआ ना, तो इसमें P1 निकल जाएगा ρgh से। क्या V1 पता है, यस। P2 पता है, यस। V2 निकालना है, तो यहाँ पर मुझे V2 का आंसर निकालना है भाई। तो पहले P1 का कर लेते हैं जुगाड़। P1 कैसे निकाल लेंगे भाई, P1 की वैल्यू, P1 क्या होगी, ρgh, गहराई पे कितनी, डेंसिटी कितनी है, ये क्या है, वाटर है, पानी है। तो पानी की घनत्व कितना होता है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। G की वैल्यू 9.8 होगी और H है 40 सेंटीमीटर। क्या इसको 0.4 मीटर लिखा जा सकता है, यस। तो इसको 0.4 मीटर लिख लिया। तो भाई ये जो हमारे पास दाब आया ये आया 4.933 P1। इसमें एक चीज और ध्यान रखें, ऊपर से एटमॉस्फेयर तो जुड़ी आ ही रहा तो P0 और जुड़ जाएगा। तो ये अपना P1 P0 प्लस ρgh। भाई यहाँ पे तो P0 है, P2 किसके बराबर है, P0 के। तो ये वाला एटमॉस्फेयर का भी जुड़ेगा। तो 1 एटमॉस्फेयर का मतलब 1.013 इंटू 10 की पावर 5 तो है ही, इंटू 10 की पावर 5 तो रहेगा ही रहेगा। ये तो आपका एटमॉस्फेयर का है, ऊपर से प्रेशर जो जुड़ रहा है और ये इसकी गहराई के कारण है लिक्विड की। तो लिक्विड की गहराई की वजह से, तो लिक्विड के कारण जो प्रेशर है वो ये है। तो कितना, 1000 इंटू 9.8
इंटू 10 की ये 0.4। तो जब आप इसे सोल्व कर लेंगे पूरे को, तो पूरे को सोल्व कर लेने के बाद ये आ जाएगा लगभग 4.933 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर समझ ले कि भाई यहाँ पे जो प्रेशर है वो किसके कारण है, लिक्विड के कारण तो ही, साथ में हवा का भी तो प्रेशर आ रहा है ऊपर से, तो वो कितना है P0, जिसे हमने क्या नाम दिया हुआ है, P2 नाम दिया हुआ है, वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1.013 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसे सोल्व करने पर ये प्रेशर आ गया। भाई अब हमारे पास क्या क्या है, T1 है, P1 है, V1 है, T2 है, P2 वो रहा, तो V2 निकालना, वैल्यू रखो और आंसर। यस, तो कितना आ गया भाई, वैल्यू सारी रख देंगे। P1 4.933 इंटू 10 की पावर 5, वॉल्यूम कितना दे रखा था V1 था 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 मीटर, तो कितना आ गया 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। लो जी इसी भी रख दो 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। ताप कितना 12 डिग्री। क्या 12 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे तो 273 जोड़ देंगे, तो 273 जोड़ देने पर 273 प्लस 12, 3 और 2 5, क्या है 295 आ गया, 295 आ गया, बराबर 295, 12 आया ना, सॉरी 85, 285, 3 2 5 7 1 8। अब P2 कितना 1 एटमॉस्फेयर, 1.013 इंटू 10 की पावर 5, और भाई वॉल्यूम कितना हो चुका है वो निकालना है हमें, वॉल्यूम को निकालना है, अपॉन ताप कितना हो चुका है 35, तो इस 35 डिग्री सेल्सियस को भी क्या करेंगे 273 प्लस 35, कितना 5 और 3 8, 7 और 3 10, 2 और 1 3, 360 केल्विन, तो 360 केल्विन लिख देंगे यहाँ पर। कुल मिला के अब आपको बस इसमें कैलकुलेशन को संभालना, अच्छे सोल्व करना, और अच्छे सोल्व कर लेने के बाद यह आंसर आपका बन जाएगा 5.6 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। इसको आप 5.6 इंटू 10 की पावर -3 को अगर हटा दें तो आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो यानी कि इसका आयतन बढ़ा, देखो ज़्यादा आ रहा, पहले एक था 5.6 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भाई क्या कांस्टेंट है और किस तरीके से प्रेशर को निकाला जाता है। हम प्रेशर की बात कर चुके थे, गहराई की वजह से ρgh होता है, याद रखेंगे गहराई की वजह से प्रेशर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक के लाइव डिस्कशन, वीडियो लेक्चर या स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है, तो कृपया आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 18002121 799 18002121 799।